हाँ नहीं नहीं, आप तो एक काम करो, केमिस्ट्री से लॉगिन करके ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री से लॉगिन करके ऑन कर दो, मुझे मैं भूल गया, आपके पास तो लॉगिन है ना। ओके गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको पैड पर पढ़ाऊंगा और कैमरा ऑफ रहेगा, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो मैं कह रहा था आज मेरा कैमरा ऑफ रहेगा बेटा, मैं आज ऑफिस नहीं पहुंच पाया, तो क्लास में हाँ और कहीं से ले रहा हूँ, लेकिन आज हाँ आज आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा पैड पर, है ना। तो सब कुछ पैड पर देखना, आवाज पूरी आएगी। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। बच्चों आपको मैं दिखाई दे रहा हूं या नहीं? सर यस सर। आप नहीं दिख रहे। मैं नहीं दिख रहा ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको स्क्रीन तो दिख रही है? सर आप दिख रहे हो आप? अब नहीं मैं दिख दिख रहे। रहा हूँ। ओके, वैसे मैं कैमरा ऑफ करूंगा क्योंकि पैड को नीचे टेबल पर रखूंगा तो मैं स्क्रीन दिखाऊंगा। मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, अब नहीं दिखाऊंगा। ओके बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा रे ऑप्टिक्स। आज हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। आप लिख लो टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम लिख लो, रे ऑप्टिक्स। देखिए यहां पर हम लाइट की बात करते हैं बेटा। जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एक सीधी रेखा में गति करती है लाइट हमेशा। लेकिन जब किसी सरफेस से टकराती है तो वहां से उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। और अगर रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, और बच्चों अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी मीडियम अगर है, तो लाइट का कुछ भाग उस मीडियम के अंदर भी चला जाता है, तो एक तरह से वहां पर रिफ्लेक्शन भी होता है लाइट का। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? अपवर्तन। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे। हमारे अलग अलग टॉपिक आएंगे। पहले आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। फिर आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। और अलग अलग आएगा। पहले रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ेंगे, यानी कि समतल सतह से परावर्तन। फिर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, है ना, गोलीय सतह से परावर्तन। और ऐसे ही दोनों अपवर्तन भी हम पढ़ेंगे। तो एक बार कंफर्म कर दो, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट
और इमेज क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट को बिंब और इमेज को प्रतिबिंब। तो आप में से कोई बता रहा है ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, बिंब क्या होता है? और ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होंगे, एक होगा रियल ऑब्जेक्ट, वास्तविक, और दूसरा होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आप बताइए ना, बिंब किसे कहते हैं, क्या होता है? बच्चों आज चैट बॉक्स, चलो चैट बॉक्स ऑन कर ही लेते हैं साइड में। बोलो बोलो बोलो। Sir, ये a लो, thing can अभी तो touch गुड and see, but not alive. हाँ, तुम कुछ और बताने लग गए बेटा। मैंने पूछा ऑब्जेक्ट, लाइट के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे हम लोग जब मिरर में, है ना, किसी मिरर में हम अपनी इमेज देखते हैं तो हम ऑब्जेक्ट होते हैं और वो सामने जो होता है वो इमेज होता है। तो ऑब्जेक्ट, सर जी, हाँ बेटा बोलो। मतलब प्रतिबिंब बोल रहे हैं ना आप? ऑब्जेक्ट बिंब होता है बेटा, सर प्रतिबिंब। ऑब्जेक्ट बिंब होता है, प्रतिबिंब इमेज होता है। मैंने अभी ऑब्जेक्ट पूछा है। सर, जिसको हम मुख्य सर अक्ष जी, पर रखते हैं। जब कोई वस्तु परावर्तन और अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है उसे बिंब कहते हैं। नहीं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं बेटा, आप गलत उल्टा बोल गए। प्रतिबिंब इमेज होता है, बिंब ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैं बिंब पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब सर, नहीं पूछ रहा। जब किसी भी वस्तु को हम मुख्य अक्ष पर रखते हैं और उसे आपतित होती किरणें और उसके बाद परावर्तित होने के बाद आता है। ये लो, फिर वही पहुंच गए, घूम फिर कर वहीं पहुंच गए, है ना। चलो मैं बताता हूँ। नहीं पता फिर। हाँ मैं बताता हूँ बेटा। को रियल ऑब्जेक्ट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइट बाहर आती है। ऐसे अगर किसी पॉइंट से लाइट बाहर आ रही है, एक्चुअल में, वास्तव में बाहर आ रही है, तो वो बिंदु बिंब कहलाता है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये है रियल ऑब्जेक्ट। फिर बोल रहा हूं, वह बिंदु जहां से लाइट वास्तव में बाहर आती है, वो पॉइंट जहां से लाइट एक्चुअल में डाइवर्ज होती है। बच्चों डाइवर्ज होना, फैलना, इसको हिंदी में अभिसारी बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। ये अभिसारी होगा। अभिसारी बोलते हैं। हाँ, तो मैं बोलूंगा नहीं, हिंदी में नहीं बोलूंगा ये वाला शब्द, मैं उल्टा बोल सकता हूँ हिंदी में, इसलिए मैं इंग्लिश में बोलता हूँ डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब फैलना। तो बच्चों रियल ऑब्जेक्ट नाम लिखो और उसके आगे ये लाइन लिखो जो मैं बोल रहा हूं। लिखो लिखो, ए पॉइंट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट इफ light actually diverges from this point. A point is called real object if light actually diverges from this point. हिंदी में लिखो, वह बिंदु जहां से प्रकाश अभिसारित होता है, यानी कि फैलता है, वास्तविक बिंब कहलाता है ना। ए पॉइंट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट इफ लाइट एक्चुअली डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। ये डायग्राम बना लो जो ऊपर बना हुआ है। ये बेटा रियल ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट एक्चुअल में फैल रही है। एक्चुअली डाइवर्ज है ना, शॉर्ट में आप लिख सकते हो रियल ऑब्जेक्ट क्या है, लाइट एक्चुअली डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब फैलना। ओके प्रांजल, वॉइस इको हो रहा है, ऐसा है क्या बच्चा? थोड़ा आवाज में इको है क्या? नो सर अब ठीक हो गया। सर पहले हो रहा था। ओके
और प्रतिमा क्या कह रही है, साइड में चैट बॉक्स दिख रहा है। हाँ मैंने खोल रखा है बेटा, चलाकर खोल रखा है, इसीलिए कि आप कुछ लिखोगे तो मैं पढ़ लूंगा। एक्चुअली आईपैड में है ना, मैं आज लैपटॉप से क्लास नहीं ले रहा, लैपटॉप में दोनों चीजें अलग अलग चल जाती है, इसमें या तो मैं लिख पाऊंगा या चैट बॉक्स देख पाऊंगा, तो साइड बाई साइड का ऑप्शन है ना। आप भी पढ़ो ना चैट, क्या दिक्कत है, एक दूसरे की चैट पढ़ो खूब। ओके, तो बच्चों लाइट वास्तव में फैलती है जहां से वो रियल ऑब्जेक्ट है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो पॉइंट होता है जहां पर लाइट मिल नहीं पाती, लेकिन अगर हम लाइट को आगे बढ़ा दें तो हमें मिलती हुई प्रतीत होगी, हमें ऐसा लगेगा कि लाइट कन्वर्ज हुई है, अपीयर टू। एक तो होता लाइट वास्तव में कहीं जाकर मिल जाए, वो तो रियल इमेज है, और अगर हमें ऐसा लगा लाइट मिल नहीं रही, मिलती, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अभी लिख लो, मैं थोड़ी देर के बाद डायग्राम बना बनाकर सब समझा दूंगा। अब ये लिखने का काम खत्म करते हैं, लिखने में क्या 2 लैंग्वेज और आती है ना, तो थोड़ा प्रेशर होता है, तो आप लिख लो, लिखो, ए पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट इफ light appear to converge at that point. If light appear to converge at that point, हिंदी में लिखो, वह बिंदु जहां प्रकाश अपसारित होता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ लिख लो, अपसारित समझ में नहीं आए तो, वह बिंदु जहां प्रकाश मिलता हुआ प्रतीत होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे बेटा वर्चुअल को, आभासी, आभासी बिंब कहलाता है। बेटा रे ऑप्टिक्स हिंदी में पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गए, तो यहाँ थोड़ा सा एकदम मुझे लगेगा कहीं कहीं कोई शब्द में, अगर लाइट बच्चों आपको मिल नहीं रही पर ऐसा लग रहा है यार ये मिल जाती, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। अब लिखो इमेज, मैं बाद में डायग्राम बनाऊंगा, पहले लिखने का काम कर लें बच्चों। इमेज में भी वही होते हैं 2, रियल इमेज, इमेज होता है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो। बच्चों अगर लाइट किसी पॉइंट पर जाकर एक्चुअल में मिल गई तो वो रियल इमेज है, तो रियल इमेज के आगे लिखो, ए पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज इफ लाइट एक्चुअली कन्वर्ज एट दैट पॉइंट, इफ लाइट एक्चुअली कन्वर्ज, है ना, लाइट एक्चुअली कन्वर्ज। हिंदी में लिखो बेटा, वह बिंदु जहां प्रकाश वास्तव में अपसारित होता है, यानी कि मिलता है, वह बिंदु जहां प्रकाश वास्तव में आकर मिलता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, और अब लास्ट और लिख लो, बस एक चीज और बचा है, वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज में लिखो, ए पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज इफ लाइट appear to diverge, appear to diverge from that point. A point is called virtual image if light appear to diverge at that point. हिंदी में लिखो बेटा, वह बिंदु जहां से प्रकाश अभिसारित होता हुआ प्रतीत होता है, वह बिंदु जहां से प्रकाश अभिसारित होता हुआ प्रतीत होता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है।
सर अब आप सारी बोलेंगे ना शायद। बेटा मैंने पहले कहा ना, मुझे हिंदी में उल्टा हो सकता है। फैलने मैं को क्या बोलते हैं? फैलने को क्या बोलते हैं? सर उसको इंग्लिश में बोल दीजिए ना। इंग्लिश में तो सर बोल ही रहा हूं ना, डाइवर्ज। डाइवर्ज डाइवर्ज मतलब फैलना, और कन्वर्ज मतलब मिलना। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फिर फैसला करते हैं। हिंदी में थोड़ा सा एक दो शब्दों में दिक्कत आएगी मुझे, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। रुको रुको बच्चों, जैसे ये मैंने एक प्लेन मिरर बनाया, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, ये दर्पण है कोई, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा है। अब लाइट इधर गई और बच्चों रिफ्लेक्ट होकर पीछे चली गई, लेकिन हमें लगे, बेटा ये माइक ऑफ करना आपका, लेकिन हमें लगेगा लाइट इधर से आ रही है, हमें लगेगा लाइट इधर से आ रही है। सुनना, तो एक और रे लेनी पड़ेगी, एक और प्रकाश की किरण लेते हैं, दूसरी ये ले ली, ये भी रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी। तो ये दो लाइट रेज हैं, पहली लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर गई और दूसरी रिफ्लेक्ट होकर इधर गई। ढंग से देखो डायग्राम। तो बच्चों ये तो हो गया रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट मतलब वास्तविक बिंब। अब बताओ यहां से लाइट फैल रही है तो इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? ओ बिंदु से लाइट फैल रही है ना, इसे क्या बोलते हैं? अभिसारित होना, अपसारित होना? अभिसारित होना। तो मैं सही तो लिखा रहा हूं फिर? हाँ सर, सही थे आप। हाँ मैं सही लिखा रहा हूं। और बच्चों हेलो सर। हाँ हाँ, सर बुक में आप सारी दिया है। अरे तुम छोड़ो हिंदी को यार, सर गड़बड़ हो आप जाएगी। इंग्लिश में ही बोलो। हाँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं, है ना। डायग्राम फैलना बना और दो। मिलना बोल दूंगा ना, हिंदी में क्या दिक्कत है? फैलना और मिलना तो समझते हैं सब लोग। यस सर। हाँ तो सुनो बच्चों, ओ बिंदु से, ओ पॉइंट से लाइट एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही है, लाइट फैल रही है। तो ओ क्या हुआ? रियल ऑब्जेक्ट हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ? बताओ। रियल ऑब्जेक्ट। हाँ वास्तविक बिंब है ये, रियल ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो गया। तो बच्चों हम जब है ना मिरर के सामने खड़े होते हैं हम, तो हम खुद ऑब्जेक्ट होते हैं, हम बिंब होते हैं, वास्तविक बिंब, रियल ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये सामने इमेज बना है, आई लिख रहा हूं, आई फॉर इमेज। अब बच्चों आई पॉइंट से यहां से लाइट वास्तव में निकली नहीं है ना, ना ना ना, लाइट तो दर्पण से, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पहले ही बाहर चली गई। लेकिन हमें ऐसा लगा, देखो मैं टिक टिक मार्क कर रहा हूं, ढंग से देखना। हमें ऐसा लग रहा है ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, ऐसा लग रहा है ये दोनों रे आई से आ रही हैं। तो ये आई से आती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर टू डाइवर्ज। तो आई क्या हुआ बताओ? रियल इमेज। नहीं बेटा, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज आभासी है। वर्चुअल इमेज सर। प्रतिबिंब होगा। वर्चुअल इमेज, हाँ। तो ओ रियल ऑब्जेक्ट है और आई वर्चुअल इमेज है। हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें सामने जो हमारा प्रतिबिंब दिखता है, इमेज दिखती है, वो वास्तव में थोड़ी ना होते हैं, हम वर्चुअल होते हैं। तो बच्चों एक तो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज का एग्जांपल दे दिया, और एग्जांपल देखो बच्चों। ये कोई लेंस है और ये इसकी एक्सिस है। मैंने यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा, लाइट इधर गई और ये लेंस से पास होकर यहां मिल गई। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। अब ये बताओ ये इमेज रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? आभासी। रियल है सर। सर रियल है। अरे वास्तव में मिला है, रियल है। आभासी तो तब होता जब वहां से लाइट आती हुई लगती। वास्तविक प्रतिबिंब है ये, रियल इमेज। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये तो ऊपर वाला ही है ना, रियल ऑब्जेक्ट ही है, वास्तविक। बच्चों जब लाइट, एक मिनट होल्ड करना।
बेटा वो गली में ड्रिलिंग शुरू कर दी, थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस रहेगा अपना, सरकारी काम है। अब देखो ये कोई टाइम है आने का इनका 7-6:30 बजे, पर आ गए तो आ गए। तो बच्चों लाइट जब वास्तव में या तो फैलती है या वास्तव में मिलती है, ये ध्यान रखो। हम रियल वर्ड तब लगाएंगे जब लाइट वास्तव में या तो डाइवर्ज होगी, फैलेगी, या वास्तव में आकर कन्वर्ज होगी, वो मिलेगी। यहाँ पर एक्चुअल में फैल रही है और एक्चुअल में मिल रही है, इसलिए दोनों रियल है। और ऊपर वाले इसमें, ऊपर वाली इमेज में वास्तव में वो फैल नहीं रही थी, यहां से आती हुई लग रही थी, इसलिए वो क्या थी, वर्चुअल थी। तो ये आपको देखना पड़ेगा वास्तव में आ रही है या आती हुई लग रही है। ठीक है, तो बच्चों काफी है, ये 2 एग्जांपल अभी के लिए तो सफिशिएंट है। तो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट इमेज के बारे में बताया। अब हम स्टार्ट कर देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखो प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। बच्चों जब भी लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो बच्चों नॉर्मल से अभिलंब से जितने कोण पर वो आई है, जितने एंगल पर वो आई है बेटा, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसे बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि परावर्तित प्रकाश। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, आपतन कोण। और बच्चों ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। तो नाम बता दिए मैंने सारे। तो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या हैं? पहला है आपतित कोण और परावर्तित एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। जितने कोण पर, जितने एंगल पर लाइट आती है उतने एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी होती है बेटा, है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और दूसरा क्या है, इंसिडेंट। पढ़ाने को हाँ बेटा, दूसरा है इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। हिंदी में बोल रहा हूं, आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बस ये लिख लो, आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं।
ओके बच्चा, फिर से बोल रहा हूं, परावर्तन के नियम क्या हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में होते हैं। बच्चों सरफेस कैसा भी हो, अगर प्लेन सरफेस की जगह गोलीय सरफेस होता तो भी यही होता। पहले हम नॉर्मल बनाते, ये नॉर्मल बनाते, यहां पर इंसिडेंट लाइट लेते और जितने एंगल पर आती उतने एंगल पर जाती भैया, सीधी सी बात है। तो ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर बराबर होता। तो बच्चों सरफेस कैसा भी हो, चाहे प्लेन सरफेस हो, समतल, या स्फेरिकल सरफेस हो, गोलीय सतह कैसी भी हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, परावर्तन के नियम समान होते हैं। ठीक है, बच्चा अब हम पहले प्लेन सरफेस ही पढ़ेंगे, इसलिए हम एक और हेडिंग डाल देते हैं, प्लेन मिरर। लिखो समतल दर्पण। बच्चों प्लेन मिरर का डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाया, उसी डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब सुनिए इसमें, बच्चों प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखो, दर्पण से बिंब और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। लिखना चाहो तो लिख लो, जितना देर में मैं बोल रहा हूं, है ना। पहला पॉइंट क्या है, ज्यादा डिटेल में मत लिखना बेटा, अपन को निबंध प्रतियोगिता में नहीं जाना, शॉर्ट में लिखा करो, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। बिंब की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, दोनों डी होते हैं बेटा। दूसरा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, तो दो बातें, इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट था उतना ही दूर इमेज होगा बेटा। तो ए डैश बी डैश इमेज है बच्चों, ए बी तो हमारा ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है। तो इसमें सेकंड नंबर में क्या लिखना है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब का आकार बराबर बिंब का आकार, दोनों बराबर साइज के होते हैं बेटा। जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपको इमेज भी तो उतनी ही हाइट की दिखाई देती है ना, जितने हाइट के आप खुद होते हो। सही बात है ना। यस सर। बच्चों सुन तो रहे हो ना मुझे? यस सर। यस सर। Yes, sir. आज क्या है, हाँ ठीक है, बस इतना ही बहुत है। सर तो जी, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है बिंब का, उतना ही प्रतिबिंब का होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर रखा है, ये एक और लफड़ा है बच्चों। ये मिरर है, ये दर्पण है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ऐसे, अच्छा रुको रुको रुको, पहले दूसरे नंबर में ये भी लिख सकते हैं, साइज तो लिख लिया बच्चों। इसे है ना
इरेक्ट इमेज बोलते हैं, है ना। इरेक्ट मतलब सीधा। तो समतल दर्पण में अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है, हम जब खड़े होते हैं तो दर्पण के समांतर होते हैं, तो इमेज जो होता है बेटा वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब समझते हो ना, सीधा सीधा, बिल्कुल। देख लो ना, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज भी ऊपर की तरफ है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर रखा होता है ऐसे, तो उल्टा इमेज बनता है। देखो ए बी से उल्टा बना है ना, ए डैश बी डैश बिल्कुल उल्टा हो गया। तो दो अलग अलग कंडीशन होती है बच्चा। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है तो इमेज इरेक्ट बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर है तो इमेज जो बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब बेटा उल्टा, है ना। फिर से बोल रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है, जब बिंब दर्पण के समांतर है तो इमेज सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। और जब बिंब दर्पण के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। सर जी, हेलो सर। बोलो। सर जी, यहाँ पे ओनली मतलब मिरर से मिरर का ही बात हो रहा है कि मतलब कि कोई सा भी मतलब कि बनता है, जैसे धूप में नहीं खड़े बेटा, होने पर भी? मैंने हेडिंग में प्लेन मिरर लिखाया है ना, यस सर। इसलिए हम प्लेन मिरर की ही बात कर रहे हैं, अभी और किसी की बात नहीं कर रहे। ओके ओके सर। हाँ, अभी हम सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं बेटा। स्फेरिकल मिरर के लिए, गोलीय दर्पण के लिए सारी कंडीशन चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो एक बार सारा रिपीट कर रहा हूं, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज होता है मिरर से। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है तो इमेज इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा। और अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर है तो इमेज इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा। सारी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं जिसमें सिर्फ ज्योमेट्री काम आएगी बस। सर का बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत तेज आवाज कर रहा है। सड़क खोद रहे हैं भैया, अभी तो नई सड़क बनाई थी, अभी खोद रहे हैं। सर जब सड़क खोदना ही था तो बनाए क्यों? है बेटा, जब सड़क को खोदना ही था तो फिर नया क्यों बनाए? यही सरकार में प्रॉब्लम है ना, जैसे प्लानिंग की कमी होती है बेटा। एक डिपार्टमेंट बना देता है, अभी अभी नई सड़क बनी है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट को कोई काम याद आता है वो खोद देता है। लैक ऑफ प्लानिंग है बेटा। बच्चों ये दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर है एक दूसरे के समांतर, पैरेलल। बेटा इनकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर दोनों की, और इनके बीच का डिस्टेंस बताता हूं अभी डिस्टेंस बताता हूं मैं। बच्चों एक लाइट आ रही है ये 37 डिग्री एंगल पर, ठीक है। एक मिनट, एक चीज कैलकुलेट करने दो। हाँ बच्चों ये दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है बस।
बच्चों ये लाइट आई 37 पर और नीचे वाले मिरर के बिल्कुल कोने से टकराई, टकराकर ऊपर इधर गई, फिर ऊपर वाले मिरर से परावर्तित हुई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और लास्ट में बाहर निकल गई। आपको बताना है दोनों दर्पणों से टकराकर, दोनों मिरर से टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे। बेटा दोनों दर्पणों से मिलाकर कुल परावर्तनों की संख्या बतानी है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस दोनों मिरर से मिलाकर। मैंने जो लिखा है इससे आपको हेल्प मिलेगी, देखो इससे हिंट मिलेगा। सर एंगल 37 डिग्री है। हेलो सर। हाँ 37 डिग्री है। सर कहाँ 1037 3/4 होता है, मैंने शुरू में बताया था जब पढ़ाना शुरू किया था। ये काम में लो। हमारी आवाज आ रही है सर क्या? हाँ बेटा आपको सुन रहा हूँ ना, बोलो आंसर बोलो, बोलो चरणजीत बोलो। 14 40 नहीं 14 14 हिंदी में बोलना, 40 या 14? टाइप कर सकते हो तो टाइप कर दो, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। भावेश बोल रहा है 14, पल्लवी बोल रही है 30। ये देख लो चैट बॉक्स दिखाएगा सबको, सबके आंसर दिखाई देंगे आपको। हाँ ठीक है बेटा, समझ गया मैं चरणजीत। धर्मेंद्र 16। हाँ मैं करूं है ना बच्चों, देखो मैंने ये x माना है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x परपेंडिकुलर है और इसका ये वाला एंगल भी तो 37 होगा ना, तो x/2 हो गया। tan 37 3/4 होता है, तो x हमारा 1.5 आ गया। बच्चा पहला रिफ्लेक्शन हुआ 1.5 सेंटीमीटर पर, जितनी दूर पहला रिफ्लेक्शन हुआ उतनी ही दूर दूसरा होगा, तो हमारा दूसरा रिफ्लेक्शन होगा, फिर 1.5 जोड़ दो 3 आएगा, फिर 1.5 ऐड कर दो, अगला रिफ्लेक्शन ऊपर होगा, फिर 1.5 आएगा तो 4.5 हो जाएगा, फिर 1.5 ऐड कर दो 6 हो जाएगा, फिर 7.5 हो जाएगा, फिर 9 सेंटीमीटर, फिर 10.5 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर, फिर 13.5। बीच में छूट जाए तो बोल देना भैया।
फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 16.5, 18 और लास्ट में 19.5। बस इसके बाद नहीं होगा, 20 तो टोटल है। अब इनको ऐड करो, कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बेटा 13 आ रहा है, 14 नहीं आएगा। जिन्होंने 14 बताया एक ज्यादा बता दिया। अरे रुको, सुनो सुनो, एक यार हम जीरो वाला भी तो लेंगे ना, जो जहां से वो टकरा रहा है। ये लो, ये वाला। यस यस, सही है यार, 14 आएगा। बेटा अगर हम सबसे पहले वाले को काउंट करेंगे तो 14 आएगा, वरना 13 आएगा। 14 देना चाहिए यार, वो भी तो रिफ्लेक्शन है। सही है यार, 14 बताया ना, 14 वाले बच्चों का सही है। बच्चों समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। सर इसका कोई और मेथड नहीं दूसरा? आवाज ज्यादा आ रही है? इसका कोई दूसरा और मेथड सर, सरल तरीका? तेज बोलो बेटा, आवाज स्लो आई, दोबारा बोलो। सर इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है? बेटा शॉर्टकट तो यही होता है, आंसर याद कर लो। देखो शॉर्टकट इतना सा है कि अगर तुम लिखे बिना ये देख लो कि अगर 1.5 सेंटीमीटर में एक रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 20 सेंटीमीटर में कितने होंगे, बस उसको डायरेक्ट बोल दो। डिवाइड कर दो, 20 से 1.5 को डिवाइड करो, कितना आता है? 20 सेंटीमीटर को 1.5 सेंटीमीटर से डिवाइड करो, कितना आता है बताओ? सर 13 आ रहा है। 13.14। बताओ बताओ, पूरा बताओ कितना आता है? 13.33 आ रहा है सर। 13.33 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 0.33 तो छोड़ दो, तो ये 13 आ गए। और एक जीरो वाला अलग से ऐड करना पड़ेगा बेटा, तो 13 + 1 14 हो जाएंगे। बस यही शॉर्ट तरीका है ना। लेकिन ये तो निकालना पड़ेगा, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा 1.5 वाला कैलकुलेशन, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये बच्चे ने क्वेश्चन सही पूछा कि सर शॉर्ट मेथड नहीं है क्या, क्योंकि अगर मान लो 20 सेंटीमीटर की जगह 200 सेंटीमीटर होता तो ऐसे कब तक लिखते हम? तो बच्चों हम सीधे 200 को 1.5 से डिवाइड कर देते तो वो 133.3 आ जाता। तो 133 ले लेते, 133 ले लेते, प्लस 1 करते 134 आ जाता। समझ गए? यस सर। तो ये क्वेश्चन तुमने सही पूछा कि अगर बेटा लंबाई बहुत ज्यादा होती तो ऐसे कब तक लिखते। तो लिखना नहीं है आपको, टोटल लेंथ को इस रिफ्लेक्शन वाली लेंथ से डिवाइड कर दो। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। बच्चों एक लाइट रे है, वो आ रही है हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से 20 डिग्री के कोण पर, 20 डिग्री। बच्चों एक दर्पण है, मिरर नहीं बना रहा, उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद ये लाइट बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड चली गई, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। क्वेश्चन सुन लो, एक लाइट हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री एंगल पर नीचे आ रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वर्टिकली डाउनवर्ड चली गई। बच्चों मैंने दर्पण नहीं बनाया, मैंने मिरर नहीं बनाया, आपको बताना है मिरर को हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से कितने कोण पर रखना होगा। आप बताइए, मिरर को, दर्पण को क्षैतिज से कितने कोण पर रखूं, मिरर को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर रखूं?
आया किसी का आंसर? वन 125 70 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 35 डिग्री, 70 डिग्री, ये बता रहे हैं बच्चे अभी। 125 125 हॉरिजॉन्टल से। यस वैसे 125 को हम दूसरे तरफ से देखें तो 180 में से 125 घटा भी सकते हैं बेटा, तो 55 डिग्री आ रहा है तुम्हारा, एक तरह से देखा जाए तो, है ना? समझ गए ना? हॉरिजॉन्टल से 125, दूसरी तरफ से देखने पर 55 होगा ना? हाँ, देखता हूं कौन सा आंसर सही है बच्चों। अब है ना सॉल्यूशन सुनो, ये टोटल एंगल 90 प्लस 20 110 हो गया। सुनते जाना बच्चों, हम जानते हैं जो नॉर्मल होता है अभिलंब, वो दोनों से बराबर एंगल बनाता है। ये नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल अभिलंब। अभिलंब जो होता है नॉर्मल, वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से बराबर एंगल बनाता है। तो 110 डिग्री में ये 55 डिग्री हो गया, और बच्चों ये भी 55 हो गया। ध्यान रखना, टोटल 110 था ना, 90 प्लस 20 110। अब ये एंगल 55 हो गया, और हम जानते हैं जो दर्पण होता है मिरर, वो अभिलंब के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हमारा मिरर ये आएगा, ये हमारा मिरर होगा बच्चा, दर्पण। अब हमसे पूछा है ये दर्पण जो है, मिरर जो है, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा निकालना है। अब यार ये थीटा तो निकाल कर दो ना तुम। देखो 90 में से मैं है ना एक दूसरा कलर ले रहा हूं, येलो कलर। ये टोटल एंगल, येलो कलर वाला टोटल एंगल बताओ कितना है? 90 है ना, ये तो 90। अरे अभिलंब और दर्पण तो मिरर और नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे। अब येलो में से 55 घटा दो तो ये कितना आएगा? 90 में से 90 में से 55 गए, ये कितना आएगा? 35। हाँ, और हम जानते हैं, अब देखो ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ग्रीन कलर से, ये पूरा एंगल भी 90 है, तो 90 में से ये 35 गया तो थीटा कितना आएगा? 55। तो बच्चों हमारा 55 सही आंसर है। अब देखते रहो इस डायग्राम को, पूरा क्वेश्चन डायग्राम में हो गया। तो भावेश का सही है आंसर और चरणजीत का सही है, बाकी तो सही नहीं है। बच्चों सही समझ में आ गया सच्ची में, है ना? बस ये डायग्राम बनाना है बेटा। टोटल एंगल 110 था, नॉर्मल बनाया, नॉर्मल दोनों को 55 में डिवाइड कर दिया, नॉर्मल के परपेंडिकुलर मिरर ले लिया और फिर एंगल निकाल दिया। सर एक बार और बताइए ना, लास्ट वाला येलो इसके से किया है वाला। बेटा मुझे दोबारा मिटाकर बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मिटा देता हूं, देखो पूरा देख लो दोबारा। ये लो, मैंने सब मिटा दिया। ये 55 तक तो समझ में आ गया ना? यस सर, 55। मुझे बताओ ये 35 होगा, ये समझ में आया नहीं आया? क्योंकि ये नॉर्मल है ना बेटा, नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो 55 और 35 90 होना चाहिए। अरे जिसने क्वेश्चन पूछा है वो हाँ या ना तो जवाब दे। यस सर, यस सर। बेटा 55 और 35 का योग 90 हो गया। हिंदी में बताना है ना, हिंदी में। हाँ सर।
जवाब नहीं है? यस सर, हिंदी में मैंने बोला। हाँ सर। आपकी तरफ से जवाब ही नहीं आता, मैं कितनी देर सर आपको हमारी आवाज नहीं अब आ रही सुनो, शायद। अब सुनो, अगर ये 35 हो गया तो बेटा ये, अच्छा ये चक्कर है। अब ये 35 है तो ये 55 होगा, क्योंकि टोटल एंगल ये भी तो 90 होना चाहिए ना बेटा। ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा है और ये क्षैतिज दिशा है, तो 90 होगा। तो येलो वाला और ग्रीन वाला मिलाकर 90 होना चाहिए। तो इधर वाला ये 55 आ गया ना अपना, बस ये आंसर आ गया। यस सर। अब समझ में आया? यस सर, आ गया। गुड, वेरी गुड। अब आगे सामने के दोनों एंगल भी देख सकते हैं ना? हाँ बेटा, आप है ना ये वाला एंगल भी लिख सकते हो, पर है ना हमेशा छोटा वाला एंगल लिखना चाहिए। आप ऊपर से ऊपर वाला एंगल लोगे 125, 125 आएगा। सर वो नहीं, ये 55 के सामने वाला एंगल 55। हाँ तो हॉरिजॉन्टल से तो कोई, अरे तो 55 तो एक ही होगा ना, दो कैसे हुए? 55 तो 55 होता है, अलग अलग कैसे लिखोगे उसे? 55 को दो क्यों बोल रहे हो? एक ही तो है 55। हाँ 135 बोल सकते हो आप, ये भी बोल सकते हो 135 है। ये दोनों तो बराबर है ही ना, लेकिन बोलोगे तो 55 ही ना बेटा। इसको बोलोगे तो भी 55 बोलोगे, है ना? समझ गए? ये येलो कलर से जो बना है वो भी 55 है, 55। बच्चों आगे चलो, अगला क्वेश्चन। बच्चों एक दीवार घड़ी बना रहा हूं, वॉल क्लॉक। इसमें सारे नंबर डाल रहा हूं मैं। 1 नहीं 12 होता है यहाँ। 1 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, 4 यहाँ होता है, 5 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, 7 यहाँ होता है, 8 यहाँ होता है, 9 यहाँ होता है, 10 यहाँ होता है और 11 यहाँ होता है। बन गई घड़ी? बच्चों इस घड़ी में, इस क्लॉक में, अरे शांति हो गई यार, मशीन बंद हो गई। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग में हथौड़े मार रहा था वो। बच्चों 4:22 हो रहे हैं घड़ी में, 4:22 हो रहे हैं। सुन रहे हो आप? यस सर। यस सर। हाँ 4:22 बना सकते हो। डायग्राम तुम्हें बनाना है, मैं डायग्राम बनाकर नहीं दे रहा। बच्चों इस समय को जब आप मिरर में देखोगे, दर्पण में, तो आपको कितना दिखाई देगा? वो कितने बजे दिखाई देगा? टाइम क्या दिखाई देगा मिरर में? इसकी इमेज में, इसके प्रतिबिंब में समय क्या दिखाई देगा बताओ? 7:38 है बेटा? 7:38 निकाल कर बैठा था, है तेरे को तरीका को आता है कोई? है 4:22 बनाते हैं ना। देखो जो छोटी वाली सुई होगी वो तो लगभग यहाँ आ जाएगी, और छोटी बड़ी मिल गई यार। ये तो 4:22 पर तो दोनों मिल गई। तो रुको समय बदल देते हैं, मजा नहीं आ रहा। रुको रुको दोबारा करते हैं। ये 4:36 ले लो, 36, वो दोनों सुइयां मिल जाएगी वरना अपनी, और 36 पर बड़ी सुई लगभग यहाँ आएगी। तो बच्चों ये 4:36 हो गए। अब अगर इसको दर्पण में देखोगे, मिरर में देखोगे, तो समय क्या दिखाई देगा? 7:22 वो पहले वो बच्चा तो सही जवाब देगा। 7:22। बच्चों मिरर में जब देखते हैं ना, तो उल्टी तरफ से काउंटिंग शुरू कर दो। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा और ये 12 होगा।
तो जब मिरर में देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा। तो अब अगर इसके हिसाब से देखो तो 7 बजकर, और इधर से है ना, इधर से अगर आपका 36 है तो इधर से ये कितना होगा? 60 में से 36 घटाओ 22। 24 आएगा ना? हाँ 24। हाँ, तो मिनट तो 24 हो गया। और घंटे देखो, अगर एक मिनट, ये पुराना वाला मिटा देता हूं। हाँ, मैंने मिटा दिया। तो बच्चों अब इधर से जो टाइम हो रहा है, ये अगर 4 है तो इधर से ये कितना होगा? 7 बजकर 7 और 8 के बीच में आ रही है ना, तो 7 बजकर Yes, 24 sir. मिनट होगा। हाँ, ये आंसर आएगा। 7 बजकर 7 और 8 के बीच में हमारी आ रही है छोटी सुई, जो आवर एंड है वो 7 और 8 के बीच में है, तो 7 बजकर और 24 मिनट होंगे। अब बताओ, समझ में आया? यस सर। हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा। सर इसके बोलो। बीच में जो एंगल बन रहा है उसके हिसाब से भी तो देख सकते हैं ना। क्या बेटा? सर ये मिनट ये आवर्स को समझना। बेटा आपकी आवाज अच्छी से नहीं आ रही मुझे। सर ये 24 मिनट कैसे आया बताइए ना। मिनट में तो नहीं सुनाई दे रहा। सर टाइप कर सकते 24 हो तो कैसा करो आया बेटा। वो पूछ रही है। 60 में 36 अरे 24 ऐसे आएगा ना इधर से। हाँ, अगर इधर से 36 था फिर मुझे मिटाना पड़ेगा। देखो ये मिटा दिया। देखो आप मिनट वाली सुई को देखो बेटा, जो टाइम इधर से 36 है तो इधर से जब देखोगे तो 60 में से 36 गाएगा तो 24 बचेगा ना। ऐसे आया। सर ओके, थैंक यू सर। बेटा टाइप कर दो, आवाज नहीं आ रही। थैंक यू आवाज बोल नहीं आ रही है रही। सर, वो थैंक यू बोल रही है। अच्छा, मुझे थैंक यू भी नहीं सुनाई दे रहा। बताओ, इतनी आवाज खराब है। ड्रिलिंग चल रही ना सर। हाँ, कुछ मैं भी बेटा अब क्या करूं। आज मैं कहीं अलग जगह बैठा हुआ हूँ, घर पर भी नहीं हूं मैं और कहीं हूं मैं। मैं तो क्लास कैंसिल करने वाला था देखो, पर मैंने कहा किसी भी परिस्थिति में क्लास तो होनी चाहिए यार। क्लास क्यों कैंसिल कर रहे हैं हम? तो क्लास तो हो ही गई ना, नुकसान नहीं हुआ। बच्चों एक बार बताना, अगर 4:25 और 37 सेकंड हो रहे हैं, 1 सेकंड वाली सुई और घुसा दी मैंने, तो इसका इमेज क्या दिखाई देगा? सेवन 35 23। ये बोल कौन रहा है? ये बड़ा फटाफट आंसर दे रहा है। कौन बोला? दोबारा बताओ। हेमंत सर। हेमंत राठौड़िया। तू, मैं नाम भी तुम मेरे को नया नया लग रहा है। नया बच्चा है क्या? नहीं सर, बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो गया, लेकिन तू आंसर नहीं बताता ना, नाम में सामने नहीं आया बेटा। वेरी गुड, फटाफट जवाब सही है इसका इसको जवाब। कैसे करना है? जरा मेहनत करो ना, सर से पूछ लो, तुरंत सर के पास चले जाया करो, है ना। मेहनत मत किया करो, थोड़ी मेहनत करो। अभी बताते हैं। 60 में से घटाते जाओ ना। 60 में से 37 घटाओगे तो कितना आएगा? ये 23 आ गया। हो गया। 60 में से 25 घटाओगे कितना हुआ? 35। लेकिन 35 नहीं लिखेंगे, हाँ, क्योंकि अरे 35 तो हो जाता तो 23 सेकंड भी खत्म हो जाते ना फिर, इसलिए 34 आएगा और ये 7 आएगा। ये ध्यान रखना। यस सर। अच्छा, एक तरीका बताता हूँ, एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो तुम्हें इसको करने का, तुम्हें ना सीधा क्लॉक बना लो अपने कॉपी में, अपने पन्ने पर, पेज पर एक बार, है ना, ये टाइम बना लो
और उस पेज को है ना उल्टा करके लाइट में देखो, आपको आंसर दिखाई देगा। मैं पहले तो आप एक डायग्राम बना लो और उसमें 4:25 और 37 सेकंड 3 सुइयां बना दो, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई डायग्राम में बना दो। फिर उसको उल्टा करके लाइट में देखो तो वो जो दिखाई देगा ना उल्टा करके वो आंसर होगा। थोड़ा सा करना पड़ेगा मेहनत। सर उससे अच्छा 12 घंटा 60 मिनट से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ना। वो तो है ही यार, लेकिन सर ये अगर किसी माइनस बच्चे को प्लस वाला समझ, ज्यादा सही है। अगर किसी भाई बच्चे साहब, को नहीं समझ, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो तरीका दूसरा बता देता हूँ, क्या करूँ। भाई जब 60 से 25 माइनस किया तो 35 आया ना, उसके बाद फिर 34 होने लगा, उतना फिर कोई नहीं सोच पाएगा। लेकिन उसको जब हाँ। सेकंड में करेगा तो 12 और 11 घंटा अरे वो समझना 60 सेकंड। आपन को है ना बाद में 11 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि 23 सेकंड वो आगे निकल गया है ना बेटा। तो 37 पर जब सुई पहुंचेगी तो 25 से आगे निकल जाएगी, और जब 25 से आगे निकल जाएगी तो उधर से घटाएगा तो आपको 35 8 नहीं बज दिखाई देगा, जाएगा फिर। 34 दिखाई देगा। हाँ 34 दिखाई देगा। समझ में आए हम क्या कह रहे हैं? यस सर। हाँ चलो बच्चों, अब आपको आगे पढ़ाता हूं मैं, यहां से कुछ आगे चलते हैं। एक है ना फील्ड ऑफ व्यू, हिंदी में मुझे कहीं कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इस चैप्टर में। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है दृश्य क्षेत्र। हमें किसी दर्पण में, किसी मिरर में, किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कितनी दूरी तक दिखाई दे रही है, ये कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। तो आप भी इंग्लिश लिख लो ना, क्या जा रहा है, नाम में क्या रखा है, अपन को तो क्वेश्चन करने से मतलब है। दृश्य क्षेत्र लिख लो। बच्चों कभी आपने गौर किया है, अगर आप खड़े हो यहाँ, ये कोई लड़का खड़ा है और इस लड़के को अपनी पूरी इमेज किसी दर्पण में, किसी प्लेन मिरर में देखनी है, तो उसको कितनी ऊंचाई का, कितनी हाइट का मिरर लेना पड़ेगा। अगर लड़के की हाइट h है तो पता है h/2 हाइट लेने से भी उसको पूरी इमेज दिख जाएगी। नहीं समझ में आया? हाँ सर मैं समझ गया, बस थोड़ा दूर जाना पड़ेगा है ना सर। दूर जाना पड़ेगा अरे उसको। नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो यार मैं पहले जब बोलता हूं तो ऐसे ही बोलता हूं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं। पहले इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। फिर से सुनो, अगर h ऊंचाई का, h हाइट का एक लड़का किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, तो उसको जो मिरर में उसको अपनी इमेज देखने के लिए जो मिरर की हाइट चाहिए वो h/2 चाहिए। यानी कि अगर आधी ऊंचाई का मिरर भी लगा दें, बस इतना सा मिरर लगा दो, ये लो, तो इतने से मिरर में इसको इसकी इमेज दिख जाएगी, h/2 हाइट। उसका कारण बताता हूं, देखो जैसे बच्चों क्या है, आंखों के लेवल पर तो हमें लगभग अपने मिरर को रखना पड़ेगा। तो मिरर को यहां से उठाकर ऊंचा कर देता हूं यहां। अब इसको पैर भी आसानी से दिख जाएंगे। कैसे दिखेंगे? इसके पैरों से जो लाइट निकलेगी वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर आंखों में पहुंच जाएगी। देखो ऐसे, इसका मतलब इसको पैर यहां से, इस पॉइंट से भी रिफ्लेक्ट होने से दिखाई दे गए, परावर्तन से दिखाई दे गए। तो अगर इतनी ऊंचाई पर भी आप मिरर लगा दोगे जो मैंने लगाया है, तो उसको उसके पैर भी दिखाई दे जाएंगे, और आंखों के सामने तो मिरर उसने वैसे ही रखा है। तो इसलिए h/2 हाइट के मिरर से भी काम चल जाएगा। सुना आपने? यस सर। तो बच्चों यस अगर सर। आपको अपनी पूरी इमेज किसी मिरर में देखनी है, तो जितनी हाइट आपकी है उसके आधे हाइट का मिरर आप अपनी आंखों के बिल्कुल पैरेलल सामने लगा दो, तो h/2 हाइट से आपको पूरा इमेज दिख जाएगा, आपके पैर भी दिख जाएंगे। दृष्टि क्या लिखा है? दृश्य। अरे तुम हिंदी के पीछे क्यों पढ़ते हो? ये तुम एक बताओ, हिंदी का एग्जाम कौन है? नीट में कब से हिंदी का साला एग्जाम होने? तुम्हें मतलब रखो काम से यार, क्यों परेशान होते हो?
मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका, पता है जिसने व्यू का हिंदी पूछा है ना सोनम बेटा, तूने पूरा टॉपिक खराब कर लिया होगा इस चक्कर में कि हिंदी क्या है। बच्चों मैं हिंदी मीडियम का हूं, सही बता रहा हूं, मैं कभी इतना परेशान नहीं हुआ जितना तुम रहते हो, क्योंकि है ना हम काम से मतलब रख रहे हैं। मुझे शब्द समझ में आया नहीं आए, मुझे टॉपिक समझ में आना चाहिए। क्यों इतना परेशान होते हो मेरा बच्चा? और तुम्हारी चैट बॉक्स में देख रहा हूं, इसलिए मैं देखोगे तो मैं रिएक्ट भी करूंगा, बोलूंगा भी। मेरा बच्चा समझो फिजिक्स, समझो फिजिक्स, सब समझ में आता है। पता है हम को बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड नहीं समझ में आते, पर हमें लाइन समझ में आ जाती है। हमें लाइन समझ में आनी चाहिए। हिंदी 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 हिंदी, बावड़े हो गए हिंदी के पीछे। इतना मैं भी परेशान नहीं हुआ, 12वीं तक मैं भी साला ठेठ सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, हिंदी मीडियम में, कभी परेशान नहीं हुआ जितना तुम रहते हो। और पता है सब्जेक्ट पर ध्यान होगा तो हिंदी पर ध्यान नहीं जाएगा, समझो। और मैंने सबसे पहले बोला था तब हाल है दृश्य, हिंदी की क्लास लगा दूं, दृश्य क्षेत्र। क्या कर लोगा इसका हिंदी जान के बताओ, क्या हो गया अब? यार वैसे आप में से कोई बच्चा व्यू की हिंदी नहीं जानता, ये बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को। दिन भर व्यू, ये व्यू वो व्यू करते रहते हो, व्यू का मतलब नहीं पता। जब भी तुम हिंदी में इतना घुसते हो ना, देख लो मेरा एकदम से रिएक्शन सामने आ जाता है, तुमने देखा होगा। सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते, सारा मेरा कंसंट्रेशन खराब कर देते हो। हाँ जी कल पढ़ेंगे, अब आज नहीं पढ़ रहे, ठीक है? तो कहाँ गए सारे, भाग गए क्या? यस सर यही है। मैंने बोला सारे कहाँ गए, भाग गए क्या? तो पहले बोली यस सर, बाद में बोली यही है। यस सर अरे नो सर बोलना था, यस सर नहीं बोलना था, समझी? सर वही मतलब था, मतलब यस सर हम यही है। चलो बेटा कोई बात नहीं, देखो मैं है ना प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात समझो। एक बात बताओ बेटा, MBBS में साला कौन सा हिंदी में पढ़ाएंगे? क्या इतने परेशान रहोगे तुम? नहीं पढ़ाएंगे सर हिंदी में। जब हमारा ध्यान सब्जेक्ट पर होता है ना, मतलब पता है ये सारी प्रॉब्लम है किस चीज की? ये प्रॉब्लम है हमारा फोकस कहाँ है। लाइन को छोड़कर तुम मेरे टॉपिक पर आ जाते ना, तो आपको लाइन की टेंशन नहीं होती कि मैंने ऊपर क्या लिखा, टॉपिक समझने की चिंता करो। लेकिन अगर हमारा ध्यान ये है इसकी हिंदी क्या होगी यार, वहीं देख लेंगे यार इसकी हिंदी क्या होगी, टॉपिक साला पूरा निकाल दिया। तो मेरा बच्चा समझो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, 12वीं क्लास तक मैं तुम्हारी तरह हिंदी का पढ़ा हूँ, और वो भी प्राइवेट स्कूल का नहीं, सरकारी स्कूल का। दरी पट्टी वाली स्कूल, वो दरी पट्टी भी नहीं होती थी, दरी पट्टी भी नहीं होती थी, ऐसी स्कूल का पढ़ा। लेकिन बेटा समझा करो, थोड़ा अपने आप में विल पावर बढ़ाओ और टेंशन मत लो। मैं बता देता हूँ वैसे, पर है ना बीच बीच में तुम जो पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब करते हैं ना, उससे दिक्कत हो जाती है पढ़ाते वक्त। लो चलो कल मिलते हैं, बाय बाय सर। थैंक यू सर, बाय, थैंक यू, गुड नाइट सर। ओके थैंक यू।